अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद भली करे आया जी आया नू वशअत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। नया दिन एक खुशगवार दिन का आज़म लिए ताज़ा एहसास नई तमन्नाओं के साथ हाजिर हैं और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कई मौज़ूआत। पूरी दुनिया रंगो नस्ल की तफरीक से निकलती जा रही है। कहा जाता है कि खुदा ने आपको जैसा बनाया आपकी ज़ात में खूबसूरत तरीन बनाया, लेकिन न जाने क्यों हम आज भी ये गोरा कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। लोग रंग गोरा करने के लिए क्या कुछ करते हैं, आज हम स्किन के हवाले से बात करेंगे। स्किन की बीमारियों का भी जानेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो इफेक्ट हो जाती है। अच्छा, वैसे किस्मत बदलनी हो, कमज़ोर जिस्म को मोटा बनाना हो या फिर महबूब को कदमों में लाना हो, कराची की दीवारों को इस तरह के बदनुमा इश्तिहारों ने घेर रखा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन दीवारों पर जदीद ग्राफिटी आर्ट बना रहे हैं। मिलवाएंगे आपको कराची के नौजवान आर्टिस्ट से। सोशल मीडिया पर जाली खबरों का बाजार तो हर वक्त गर्म रहता है। लोग बिना तस्दीक किए खबर फैलाते हैं और इस अमल से लोगों को काफी तकलीफ होती है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले का आगाज आज होगा। क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। फातेह टीम टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगी और हारने वाली टीम एलिमिनेटर 2 में किस्मत आजमाएगी। इसके अलावा पाक ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल सीरीज और वाहिद T20 के बारे में भी होगी बात और वजीर आजम इमरान खान के तारीखी दौरा रूस का जिक्र भी करेंगे। पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत का 20 साल बाद ये दौरा रूस मुमकिन हुआ है, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले अच्छी बात, कोरोना पाबंदियों में नरमियों का जिक्र करेंगे। कोरोना केसों में कमी आने के बाद सिंध और पंजाब में आज पाबंदियां नरम कर दी गई हैं। सिंध में तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान कर दिया गया है। कारोबारी मराकज़ से वक्त की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। बिल्कुल, मज़ारात, पार्क, सिनेमा हॉल, जिम भी मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पंजाब और सिंध में कोरोना केसेस में कमी के बाद कोरोना पाबंदियां मजीद नरम कर दी गईं। महकमा सेहत पंजाब और सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट में वैक्सीनेटेड अफराद के लिए इंडोर डाइनिंग खोल दी गई है। शादी की इंडोर तकरीबात में 500 मेहमानों को बुलाने की इजाजत होगी। कारोबारी मराकज़ से वक्त की पाबंदी खत्म कर दी गई। सिनेमा हॉल, पार्क, जिम, मज़ारात में तमाम अवामी मकामात मामूल के मुताबिक काम करेंगे। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में स्कूलों को 100% हाजिरी के साथ खोलने का ऐलान भी कर दिया है। उधर UAE ने दुबई और शारजाह आने वाले पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी में नरमी कर दी। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई। अहम दौरा, वजीर आजम इमरान खान के दौरा रूस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजीर आजम इमरान खान आज शाम मॉस्को पहुंचेंगे। वजीर आजम को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आजम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। मॉस्को से समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखते हैं। वजीर आजम इमरान खान का गैर मामूली दौरा रूस, अपनी काबीना के अरकान और आला सतह के वक्त के साथ मॉस्को पहुंचेंगे। रूसी नायब वजीर खारजा उनका इस्तकबाल करेंगी। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वजीर आजम और उनका वफ्द मॉस्को के 4 सीजन होटल में कयाम करेगा। वजीर आजम इमरान खान और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात 24 फरवरी दोपहर 1 बजे होगी। वजीर आजम से रूस के नायब वजीर आजम की अहम मुलाकात भी शेड्यूल है। इन मुलाकातों में पाक रूस ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान रूस के साथ कसीर जहती शराकत दारी कायम करना चाहता है। वजीर आजम इसी सिलसिले में बातचीत आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए पाकिस्तान के अज़म का आदा करेंगे। अफगानिस्तान में पायदार अमन, इलाकाई खुशहाली के लिए ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म रूस और पाकिस्तान की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। इमरान खान और उनका वफ्द मॉस्को में इस्लामी सेंटर का भी दौरा करेगा। वज़ीर आज़म से रूस के ग्रैंड मुफ्ती की मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल है। 24 फरवरी की रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का तारीखी दौरा करने जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के माजी में कैसे ताल्लुकात रहे, जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान अमेरिकी कैंप का हिस्सा था। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में सोवियत यूनियन ने भारत का साथ दिया। 1968 में सोवियत वजीर आजम एलेक्सी कोसिजिन ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए ताउन के ऐलानात किए।
1971 में रूस ने कराची स्टील मिल के क़याम के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। 1969 में सोवियत अफवाज ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने उसकी भरपूर मुखालफत की और अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया। अफगान जंग के बावजूद 1981 में गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के कयाम के लिए रूस ने माली और तकनीकी इमदाद फराहम की। 1999 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने रूस का दौरा किया। 2010 में पाक फौज के सरबराह ने पहली बार मॉस्को का दौरा किया। 2014 में दिफाई ताउन का मुआहिदा हुआ और पाकिस्तान ने 4 रूसी Mi-35 हेलीकॉप्टर खरीदे। 2015 में रूस ने कराची से लाहौर तक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन के मंसूबे का मुआहिदा किया। 2019 में रूस ने पाकिस्तान में दिफाई हथियारों की नुमाइश, आइडिया और कसीरुल मुल्की बहरी मशकों में हिस्सा लिया। 2021 में रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने पाकिस्तान का दौरा किया। इसी साल दोनों मुल्कों में गैस पाइपलाइन मंसूबे का मुआहिदा हुआ। 2022 में वजीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर से टेलीफोन पर बातचीत की और इस्लामोफोबिया के हवाले से उनके मौक़िफ़ को सराहा। तो अब हमने तमाम तर सूरत हाल आपको बताई। लेट्स गो टू द ग्राउंड ज़ीरो। अब्बास शब्बीर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मॉस्को में मौजूद हैं। अब्बास अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसा लगता है क्रेमलिन, कैसा लगता है मॉस्को, वेदर कैसा है और दोनों ममालिक की दोस्ती का मौसम कैसा होने जा रहा है? वालेकुम सलाम फैसल। मॉस्को का वेदर आपको पता है कि हमेशा से इस मौसम के अंदर काफ़ी सर्द है। बाहर बहुत स्नो होती है, वक्फे से सिलसिला जारी रहता है। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो है, जो एक सर्द ताल्लुकात थे, हम कह सकते हैं कि अब ये एक बर्फ़ पिघलने जा रही है। एक अहम दौरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का आज शाम से शुरू होगा। एयरपोर्ट पर बड़ा अच्छा वेलकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। कल का दिन जो है वो बड़ा एक अहम दिन होगा जब तयन होगा कि हमने कौन सी सिमत के ऊपर जाना है। पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात कौन सी सिमत में मुस्तकबिल में जाएंगे। एक पैराडाइम शिफ्ट होगा ये डिप्लोमेटिक टाइज़ के अंदर, जहाँ पर इस वक्त यूक्रेन की सूरत हाल आप देख लें, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देख लें, नेटो फोर्सेस हमले के लिए तैयार है। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो इस दौरे के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि अमन से और इस ख़िते में जो इस्तेकाम है वो बातचीत के ज़रिए आए। माजी के अंदर हम किसी ब्लॉक का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने इस तासुर की वाज़ेह तौर पर नफ़ी की है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस ख़िते में हम अमन चाहते हैं। तमाम जो क़ुव्वतें हैं हम उनसे बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, बिज़नेस रिलेशंस हों या किसी और किस्म के रिलेशंस हो। स्पेशली इस दौरे के अंदर जो गैस पाइपलाइन है उस पर तफसीली तौर पर बातचीत होगी। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है उस पर बातचीत होगी। जो तालिबान के साथ बातचीत हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और अफ़गानिस्तान में किसी न किसी तरीके से अमन हो बातचीत के ज़रिए। बहुत अच्छी तैयारियां हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर रशियन मीडिया है जिनसे हम मिले हैं और जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनसे मुलाकात हुई है, वो इमरान खान को एक गेम चेंजर के तौर पर देखते हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान का जो दौरा है वो इतना पॉजिटिव हो कि जो पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात हैं जो माजी के अंदर काफ़ी ख़राब थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे दोनों साइडों के ऊपर, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो। सदर पुतिन और इमरान खान के जो एटीट्यूड और जो बॉडी लैंग्वेज है और जो मिजाज है वो उनको दोनों को इक्वल समझते हैं और कहते हैं कि दोनों का मिजाज एक ही। और हम समझते हैं कि पुतिन और इमरान खान की जब रेड स्क्वायर में मुलाकात होगी तो वो एक टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान रशिया रिलेशंस के हवाले से। क्योंकि इससे पहले आसिफ अली जरदारी ने 10 साल पहले दौरा किया, शौकत अजीज़ आए, परवेज़ मुशर्रफ आए, तो ये एक ऑनर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो रूस का दौरा कर रहे हैं और अपनी काबीना के अराकीन के साथ दौरा कर रहे हैं। कुछ MOU साइन होंगे। कल इमरान खान सरकारी जो वफूद है उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका हमने विजिट किया। हमें चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। फवाद साहब, ग्रीटिंग्स, वेलकम टू नया दिन। और एक बड़ा ही तारीखी, बहुत ही खुशाइन दौरा होने जा रहा है। हमें बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस्लामाबाद की मॉस्को से और मॉस्को की इस्लामाबाद से इस तारीखी दौरे पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज का ये दौरा जो है ये 23 साल के बाद
एक मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के, वो जा रहे हैं मॉस्को। बायलैटरल टूर है हमारा। इससे पहले जो टूर हुआ है जरदारी साहब का हुआ था 2011 में, लेकिन वो मल्टीलैटरल था, वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। और ये 23 साल बाद बायलैटरल टूर है। अहमियत इसकी जाहिर है इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के उसमें बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये कई दौर ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि यूक्रेन और रूस के जो मामलात हैं वो पूरी दुनिया की तवज्जो के मरकज़ हैं। और कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये जोर दिया है कि हम जो रूस और यूक्रेन जो है वो अपने तनाज़ा जो है उसको बातचीत से हल करें, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले ही पेट्रोल की कीमत जो है, तेल की कीमत जो है वो $99 क्रॉस कर गई है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो गंदम है, दुनिया की 40% गंदम यूक्रेन और रूस पैदा करते हैं। अब अगर यहाँ पे तनाज़ा होता है तो गंदम की आलमी कीमत में बहुत इजाफा हो जाएगा, जिससे अफगानिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनकी मुश्किलात में बहुत और भी इजाफा होगा। तो इसकी एक तो स्ट्रेटजिक अहमियत है। दूसरा तो ये है कि हमारा उनसे जो इस वक्त रूस से जो प्राइमरी बातचीत चल रही है वो गैस के ऊपर चल रही है। हम आपको मालूम है कि हमारे यहाँ गैस की कमी हो गई है। अब हम 9% गैस हर साल पाकिस्तान में कम हो रही है और हमें इम्पोर्टेड गैस शामिल करनी है अपने सिस्टम में। उसके लिए हमें 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। और यहाँ पे जब हम उनके डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो उनके हैं वो मुल्क से बाहर है, तो जो एनर्जी की मेन डिस्कशन है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से होनी है, जो उनके एनर्जी के मामलात को भी देखते हैं। उनसे ये बातें जो हैं वो होंगी। और अगर पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैस के ऊपर ताउन आगे बढ़ता है जो इंशाल्लाह बढ़ेगा, तो ये एक बहुत खुशाइन। अच्छा फवाद भाई, ये आपने बात की, ये जो एनर्जी वाली बात थी, ये कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने राशन टीवी को अपने इंटरव्यू में भी इस पे बहुत एम्फसाइज़ किया था कि माजी में भी हमारे ये जो गैस पाइपलाइन वाले मंसूबे, लेकिन इशू सर ये आता है कि जाहिर सी बात है सैंक्शंस हैं, जो 2-3 कंपनी से बात हुई पहले उन पे सैंक्शंस था, तो इसलिए आपको लगता है फवाद साहब कि इस बार हम ब्रेक थ्रू हासिल कर लेंगे? इस सैंक्शंस का ज़्यादा मसला जो है वो ईरान के साथ है। हमारा ज़ाहिर है अगर ईरान की जो गैस पाइपलाइन है वो ईरान की पाकिस्तान की सरहद तक उन्होंने बना दी है, लेकिन क्योंकि वो इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं तो उसकी वजह से हम ईरान से गैस नहीं ले पा रहे। और हमारी ख्वाहिश यही है कि ये ईरान से ये जो इस वक्त उनकी एक डील यूरोपीय यूनियन से चल रही है वो हो जाए, तो फिर हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम ईरान से भी सस्ती गैस जो है वो ले सकेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो गैस का ज़्यादा मसला आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि हमारे अपने रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट कर गए हैं और ईरान से हमें जो गैस है वो सैंक्शंस की वजह से हम ले नहीं पा रहे। रूस के साथ जो हमारा मामला चल रहा था ये पाइपलाइंस का, इस पर काफ़ी अब आगे चली गई है बात। उधर सैंक्शंस का इशू नहीं है, उधर कीमत का इशू है और वो अब हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हम रूस के साथ मुआहदे जो हैं गैस के और तवानाई के वो हम कर पाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो दीगर सेक्टर्स हैं उस हवाले से भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज किए जाएंगे, उन मंसूबों पर भी बात की जाएगी, हैवी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात की जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें जो पाइपलाइन है उसके ऊपर तो काफ़ी बातचीत आगे बढ़ गई है और ये तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है और ये स्टील मिल के बाद सबसे बड़ी पाकिस्तान और रूस की एक कॉपरेशन होगी इक्तिसादी जो होने जा रही है। और उसके बाद भी इंशाल्लाह ये जो मामलात हैं उनमें हम देखेंगे कि स्ट्रेटजिक पहलू तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ये बात भी मैं वाज़ेह कर दूँ यहाँ पे कि जो हमारा दौरा है वो कतई तौर के ऊपर किसी ब्लॉक का हिस्सा हम नहीं बनना जा रहे और उसमें हमारी बड़ी वाज़ेह एक ओपिनियन है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रशियन टीवी में भी अपने इंटरव्यू में भी यही बात कही है कि हम इसमें किसी ब्लॉक का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। जी। अच्छा सर,
जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली एक क्लियर हमारी लाइन है, हमारी एक क्लियर पॉलिसी है, तो सर इस हवाले से बताइए, क्योंकि इस दौरे पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं, स्पेशली जो पड़ोसी मुल्क भारत है, कितना इम्पैक्टफुल रहेगा ये विजिट? इम्पैक्टफुल तो बहुत है। इस वक्त आप देखें कि तमाम जो दुनिया की नज़रें हैं वो इस पे लगी हुई हैं और काफ़ी करीब से जो प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू है उसको भी देख रहा है इस वक्त वेस्टर्न मीडिया। और इसके ऊपर इसीलिए उसकी अहमियत भी है कि हम आमतौर पे जब ये कोल्ड वॉर थी तो जाहिर है कि हिंदुस्तान रूस के ब्लॉक का हिस्सा था, पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक का हिस्सा था। अब दुनिया की सियासत तब्दील हो रही है और इन तब्दील शुदा हक़ाइक़ के नतीजे में कुछ नई रियलिटीज़ जन्म दे रही हैं। तो उसी तनाजुर में ही इसको इंटरप्रेट किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा फवाद साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप हो हमारे साथ और हम जो है रीजनल के अलावा लोकल पॉलिटिक्स की बात ना करें। वज़ीर आज़म का दौरा है और बड़े ही अहम मामला चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन जो है वो सरगर्म है मुल्क में और वो एक बड़ी अहम डेट को मार्च करने का ऐलान कर रही है, तहरीक अदम एतमाद का ऐलान कर रही है। ये वाली चीज़ें एक साइड पे हमारे जो क्रिकेट के टाइज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ वो बेहतर होते जा रहे हैं, वज़ीर आज़म रशिया में। इसके अलावा बहुत सारी अभी ये भी बात चल रही है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो शायद 23 मार्च पाकिस्तान परेड डे पे यहाँ पे आएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के लिए कुछ मुश्किल होता देख रहे हैं या फिर अपोजिशन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कोई मुश्किल नहीं, मैं तो कहता हूँ जोर लगा लें और अपोजिशन जो है वो जरा जल्दी ले आए तो उनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि 22-23 को तो काफ़ी बिजी होंगे। 15 मार्च के बाद जरा मसरूफियत ज़्यादा है, उससे पहले ले आए तो ज़्यादा अच्छा। और अगर नहीं ला सकते तो फिर हमें बताएं, हमको मदद चाहिए हो तो हम कर लें। उसकी वजह यह है कि अब तक जितनी दफ़ा इन्होंने नो कॉन्फिडेंस और तहरीक चलाने की कोशिश की है ये बुरी तरह नाकाम ही हुआ है। रात को जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब एक दूसरे के साथ कोनी से कोनी मिला रहे थे तो मुझे तो लगा कि अब ये पीछे गाना चलेगा कि आओ ट्विस्ट करें, और ये पीछे वहाँ पे जो है यही कुछ करके फारिग हो जाएंगे। अभी भी इनका जो हाल है वो यही है कि ये सोचते हैं फिर जुर्रत नहीं होती, फिर पीछे हट जाते हैं और यही कुछ इनका चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह ये जो मामलात हैं वो आप देखेंगे ये चीज़ें इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। देखना यही है कि आगे चल के क्या कोई सियासत में ट्विस्ट आता है या नहीं। अब्बास शब्बीर मॉस्को से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अब्बास, एक तो फवाद चौधरी ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की, मुझे ये बताइए कि क्योंकि आप इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पे, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं यहाँ भी पाकिस्तान में भी कि जी शायद ये बेहतर वक्त नहीं था वज़ीर आज़म के वहाँ जाने का, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पे रशिया यूक्रेन का। मुझे बताइए इस वक्त रशिया में क्या सिचुएशन है, क्योंकि कल जब इंटरव्यू दे रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान तो जो एंकर थी वो भी बार बार कह रही थी कि इट्स प्रोपेगेंडेड बाय द वेस्टर्न मीडिया, यहाँ पे कोई सूरत हाल नहीं है। आपने इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वहाँ पे क्या देखा है? देखिए फवाद, बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल है हर चीज़। नेटो फोर्सेस जैसे फवाद साहब ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार है और आलमी मंडी में इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो तेल की प्राइसेस हैं वो बड़ी हाई है। देखें, सबसे अहम बात ये है कि दुनिया में जब इस्लामी फोबिया के हवाले से इमरान खान ने आवाज़ उठाई तो सदर पुतिन पहले सदर थे जिन्होंने इमरान खान की इस आवाज़ को एक्नॉलेज किया। यहाँ पर माहौल जो है वो बड़ा अच्छा है, नॉर्मल है। काफ़ी दूर 2000 किलोमीटर का फासला है मॉस्को से यूक्रेन का जो बॉर्डर है। हमने यहाँ पर रशियन मीडिया के कुछ लोगों से भी बात की, यहाँ पे कुछ और लोगों से भी इस हवाले से बात की, तो यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि कोई जंग की ऐसी सिचुएशन है। एक प्रोपेगेंडा तो है, बिल्कुल है, और स्पेशली इस दौरे को लेकर तो इंडिया की तरफ से जो एक्ट किया जा रहा है और इंडिया मुख्तलिफ सोर्सेज से कोशिश कर रहा है कि वो जानने की कोशिश करे कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ रहे हैं उनका शेड्यूल क्या है, उनकी इनसाइड मीटिंग्स क्या हैं, वो क्या बात करने चाह रहे हैं। वो इस टो के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की नाकामी होगी क्योंकि पहले रशिया और भारत का एक टाई होता था और पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक के अंदर था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस तासुर की नफ़ी की है कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर हम इस खिते में अमन चाहते हैं तो हमें तमाम जो ताकतें हैं उनको साथ मिलकर
चलना है, उनको साथ लेकर चलना है। तो एक अहम दौरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस मौके पर, जब यूक्रेन की सूरत हाल, खिते में अमन व अमान के हवाले से जो अमेरिका का किरदार है, जो चाइना का किरदार है और जो भारत का किरदार है। तो कल जो अहम मीटिंग्स होने जा रही हैं उसमें इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि पाकिस्तान और रशिया के मुस्तकबिल के ताल्लुकात क्या होंगे, किस चीज़ के ऊपर मुनसर होंगे। और उम्मीद की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये जो दौरा है ये एक अहम दौरा होगा और उससे इस खिते में एक नई किरण, एक नई उम्मीद जो लोगों ने लगाई हुई है वो सही साबित होगी और इमरान खान का दौरा एक कामयाब दौरा बनकर उभरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं और इंतहाई अहम विजिट है जिस हवाले से पूरी दुनिया की नज़रें इस विजिट पर लगी हुई हैं, और ख़ास करके भारत, क्योंकि भारत की जानिब से हमेशा प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से मिलकर बैठे, क्योंकि वो तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं है। खुद आइसोलेट हो गए। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। कोशिश ये होती है हमारी कि आपको अच्छी अच्छी खबरें दें, लेकिन क्या करें, कराची के शहरी एक अच्छी खबर नहीं है कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹3.40 फी यूनिट ज्यादा वसूली की इजाजत मांग ली है। नेपरा दरखास्त की समाअत 1 मार्च को करेगी। आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी अच्छी खबरें दें, लेकिन फाइनली कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर यह है कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹3.40 फी यूनिट ज्यादा वसूली की इजाजत मांग ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब, अपडेट कीजिए। देखिए, वाकई सुबह सुबह ही हमें बुरी खबर देनी पड़ रही है अपने नाजरीन को, और इस वक्त के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा को दरख्वास्त दी गई है बिजली की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹3.40 फी यूनिट इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त की गई है। नेपरा को जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में यह दरख्वास्त दी गई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, और अगर ये फैसला मंजूर किया जाता है, दरख्वास्त मंजूर की जाती है, तो कराची वालों पर 3 अरब 72 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक और दरख्वास्त भी इलेक्ट्रिक ने दी है और वो सहमाई एडजस्टमेंट की बात में दी गई है, जिसमें बिजली 30 पैसे सस्ती करने की भी दरख्वास्त दी गई है। इन दोनों दरख्वास्तों पर अब 1 मार्च को नेपरा हेडक्वार्टर में समाअत होगी, जिसके बाद हतमी फैसला अथॉरिटी जारी करेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया वहाब। और अभी आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक जिंदगी की जंग हार गए। कोरोना ने रहमान मलिक के फेफड़ों को शदीद मुतासर किया था। उन्हें इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में 1 फरवरी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, मगर उनकी सांसें बहाल ना हो सकी। FIA के साबिक सरबराह रिटायरमेंट के बाद बेनज़ीर भुट्टो के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहे। 2008 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्हें मुशीर दाखिला और फिर वफाकी वजीर दाखिला बनाया गया। रहमान मलिक को सितारा शुजात और निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। कराची यूनिवर्सिटी ने PhD की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा। 4 किताबों के मुसन्निफ थे। मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार अदा किया। रहमान मलिक के इंतकाल पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वजीर खर्जा शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद, वजीर बल्दियात नासिर शाह और दीगर रहनुमाओं ने गहरे दुख का इजहार किया है। चलिए अब सियासत की तरफ अपनी तवज्जो करते हैं। तब्दीली सरकार की तब्दीली का एजेंडा है, तो ऐसे में शहबाज शरीफ जरदारी के दर पर आए हैं। गुलदस्ता साथ लाए, जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तहरीके अदम एतमाद कब लानी है, कामयाब कैसे बनानी है। मुलाकात में JUI का वफ़द भी शरीक हुआ। एलामिया के मुताबिक रहनुमाओं ने महंगाई, बदअमनी और लाकानूनियत पर तशवीश का इजहार किया। आज मौलाना, शहबाज और जरदारी फिर सर जोड़ेंगे। का खेल अब खत्म हो चुका है, हमारा खेल शुरू। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के दर पर चले आए। अदम एतमाद कब लाई जाए या कुछ और हिकमत अमली अपनाई जाए, पुरतकल्लुफ खाने की मेज पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में JUI का वफ़द भी शरीक हुआ। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक रहनुमाओं में तहरीक अदम एतमाद पर अहम गुफ्तगू हुई। कहा गया, महंगाई की आग अवाम के घर जला रही है। हुक्मरान अवाम की जानो माल और बुनियादी जरूरियात पूरी करने में नाकाम हैं।
उन्हें घर भेजकर ही अवाम को जुल्म से बचाया जा सकता है। एलामिये के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा बुध को फिर शहबाज शरीफ के घर पर सर जोड़ेंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत मौलाना फजलुर रहमान अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेंगे। एलामिये में कहा गया कि फस्तायत और आमलियत को पैका तरमीमी कानून का नाम दिया गया है। मीडिया और इजहार राय की आज़ादी छीनने वालों से इख्तिदार छीन लेंगे। अब जवाब भी सुनिए। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद शौक से लाए मगर मुंह की खाना पड़ेगी। शेख रशीद ने अपोजिशन को चैलेंज दे दिया। असद उमर बोले, हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत के खात्मे की जितनी तारीखें दी इतनी तो सिविल कोर्ट्स में भी नहीं दी जाती। इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो मुंह की खाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज, कहा अदम एतमाद की बातें करने वाले 23 मार्च को भी आते नजर नहीं आ रहे। अगर आप अदम एतमाद लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे। 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। 1 साल रह गया इलेक्शन को। ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं तारीख पर तारीख देने वाली अपोजिशन इस बार भी नाकाम रहेगी। इतनी तो सिविल कोर्ट ने कभी तारीखें नहीं दी जितनी अपोजिशन दे चुकी है। और मामला जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब से शुरू होके मरियम और बिलावल तक पहुंच चुका है। अब वो तीसरी नस्ल भी तैयार हो रही है। तो तारीखें पहले भी बहुत सारी सुनी है भाई, ये वाली भी सुन लेंगे। फवाद चौधरी से सवाल हुआ तो अपोजिशन पर तंज कर गए। तरीके अदम एतमाद अगर आती है तो आप प्रिपेयर्ड हैं, गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है? हम तो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे आनी नहीं है। हुकूमती अरकान का कहना है अपोजिशन अदम एतमाद लाए या लॉन्ग मार्च करे, इनके हाथ खाली ही रह जाएंगे। तो जनाब फैसल, जो सियासी सूरत हाल बनती जा रही है, अपोजिशन को देखें तो वो भी मुतारिक है और हुकूमत जो है उसका अपना स्टांस है। हुकूमत कहती है जी कर लें जो करना है, पहले की तरह ही होगा, इसी तरह से जलसे करेंगे, धरने देंगे, होगा तो कुछ भी नहीं। बट लेट्स सी कि अब अपोजिशन के पास ऐसी क्या चीज़ है, अपोजिशन के पास क्या नंबर गेम पूरे हैं, क्या अपोजिशन के पास इत्तेहादियों की जो तादाद है, जिस तरह से वो कहते हैं कि बड़े लोग राब्ते कर रहे हैं, वो सब कुछ कितना कारामद है, कितना सच है, इस हवाले से भी हम आपको मजीद बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ वक्त हुआ है क्विक ब्रेक का, सो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारी करने से रोक दिया है। अदालत ने खबरदार किया कि अगर FIA के SOPs की खिलाफ वर्जी की गई तो DG और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद से समाअत के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल रशीद, अपडेट कीजिए, इब्तदाई समाअत में क्या कार्रवाई हुई? जी देखिए, चीफ जस्टिस अतर मिर्जा ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कल तलब कर लिया, उनसे जवाब तलब कर लिया। जो पीका का तरमीमी ऑर्डिनेंस सामने आया था सदर पाकिस्तान की जानिब से, उसके खिलाफ PFUJ की दरखास्त पर समाअत के दौरान, और इसके साथ ही दूसरी मुतफर्रिक दरखास्त थी कि खदशा है कि FIA की जानिब से गिरफ्तारियां की जाएंगी। इस पर अदालत ने FIA को भी गिरफ्तारियां करने से पीका की सेक्शन 20 के तहत रोक दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिर्जा ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसी कोई भी गिरफ्तारी सामने आई तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे, क्योंकि FIA पहले ही इस अदालत में एक SOPs जमा करा चुका है जिसमें यकीन दहानी भी कराई गई थी कि सेक्शन 20 के तहत अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी तो तवक्को है कि उस पर अमल भी किया जाएगा। साथ ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि अब जो हद के इज्जत के कवानीन हैं उनको फौजदारी कवानीन से यानी क्रिमिनल कवानीन से अलग किया जा रहा है पूरी दुनिया में। जिम्बाब्वे और युगांडा भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी भी इसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। अब कल तक की समाअत को मुलतवी किया गया है और अटॉर्नी जनरल को तलब किया गया है मामले के लिए। सुहेल रशीद अपडेट कर रहे थे आपका बहुत शुक्रिया। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान, मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके बगैर दुनियाए मौसीकी की तारीख कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। मेहदी हसन खान साहब ने जो गाया एक ऐसे अंदाज में गाया कि इसे अम्र कर दिया। मगर इस रवैये का क्या कीजिए कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ हासिल करने के लिए उनके हवाले से ऐसी वीडियोज़ भी अपलोड करने से गुरेज नहीं करते जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आइए इस बारे में देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची में वाक़ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के अंदर। इस कब्रिस्तान में मेरे पीछे आप देख रहे हैं शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन खान साहब की ख़बर। इस मुकाम के हवाले से आए दिन सोशल मीडिया पे
इस नौयत की वीडियोस वायरल होती रहती हैं जो उनकी फैमिली और मद्दाहों के लिए तकलीफ का बाइस बनती हैं। आइए ऐसी ही एक वीडियो का कुछ हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तकरीबन 2 साल पुरानी इस वीडियो में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में वाक़े शहंशाह गज़ल की कब्र की बदहाली दिखाई गई है। ये वीडियो मज़ार के मरकज़ी हिस्से की तामीर से पहले की है, लिहाजा देखने वालों के जहनों में इस ख्याल को जन्म देती है कि जैसे 2012 में मेहदी हसन खान साहब की तदफीन के बाद से अब तक मज़ार के मरकज़ी हिस्से में कोई तामीराती काम सिरे से हुआ ही नहीं है। इस बारे में अमेरिका में मुकीम मेहदी हसन खान साहब के छोटे साहबजादे इमरान मेहदी हसन ने समा को भेजे गए एक वीडियो पैगाम में कहा, सोशल मीडिया के हवाले से सामने आने वाला ये रवैया अफसोसनाक है। हम मेहदी हसन साहब की फैमिली हैं, हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान हमसे बिलोंग करता है। तो उस हवाले से जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में इस तरह की जो वीडियो, झूठी वीडियो वायरल की जाती है, बाकी उसका अफसोस होता है। और इन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में पूरी दुनिया में अपने ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के जो डायरेक्टर थे और उनकी जो टीम थी, हम सब ने मिलके उस सेमेट्री को अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन की है और बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल भी हो रही है। शहंशाह गज़ल के दामाद मोहम्मद हनीफ का नुक्ता नज़र इस मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि खान साहब का मज़ार अभी मुकम्मल तौर पर उनके शायान शान नहीं, इसकी मज़ीद तज़ीन व आराइश और मज़ार के 2586 गज़ के रकबे के लिए हुकूमती तवज्जो और ताउन की अशद ज़रूरत है। खान साहब के मकबरे को एक नाम तकमील दिया गया था कि उसको जब खान साहब का मकबरा बनेगा तो उसका नाम मौसीक़ी का ताजमहल बनाया जाएगा। तो हम चाहते हैं उस मकबरे की शक्ल ऐसी हो कि वाकई मौसीक़ी का ताजमहल बना जाए। हुकूमत को भी चाहिए कि इस चीज़ पे प्लीज़ हमारा साथ दें और ऐसा यादगार ताजमहल बनाए मौसीक़ी का कि वो रहती दुनिया तक कायम रहे। ज़रूरत इस बात को समझने की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर हकीकत पर मबनी नहीं होती, लिहाजा बगैर तस्दीक के उसे आगे बढ़ाने से हर मुमकिन गुरेज करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब मेहदी हसन ने पाकिस्तान और मौसीक़ी के लिए जो गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं, उनका सिला हम उन्हें दे ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके हवाले से गुमराह कुन और तकलीफ दे वीडियोस पेश करने का सिलसिला फौरी तौर पे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। अब शो में बात करेंगे PSL की। प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। फातेह टीम फाइनल खेलेगी। तो क्रिकेट की जो फेस्टिविटी है वो सिर्फ PSL तक महदूद नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। अब इस स्क्वाड की क़यादत करेंगे एरन फिंच, IPL के वाइस डेविड वार्नर, पैट कमिंस, जॉश हैजलवुड और ग्लेन मैक्सवेल वाइट बॉल सीरीज नहीं खेलेंगे, जो कि आज का सबसे अहम सवाल है कि नेशनल ड्यूटी पहले कि पैसा पहले। अब इस सब पे हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। PSL प्लेऑफ पे तो करते हैं बाद में, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ही यही है कि बहुत अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है और वाइट बॉल टीम भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। बड़े नाम एक बार फिर नहीं आ रहे और अब खुल्ला रीज़न उन्होंने दे दिया है कि जी IPL खेलने जा रहे हैं। तो माजिद भाई, पैसा फिर ज़्यादा अहम है, नेशनल ड्यूटी जो है वो कहीं पीछे रह गई है? जी वालेकुम अस्सलाम फैसल, आपको भी सुबह खैर, सबा आपको भी जी गुड मॉर्निंग सर। देखिए ये गुड मॉर्निंग, ये पहली बार नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, एक साल पहले जब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका गई थी, तो साउथ अफ्रीका की होम सीरीज में उनके बहुत सारे प्लेयर्स जो थे वो पैसे की वजह से अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ गए। उनकी एक मतलब जो पहले दर्जे की कम से कम टीम थी वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेली थी। पाकिस्तान ने जब वनडे सीरीज और T20 सीरीज जीत ली तो यही सवाल उठे थे कि यार पाकिस्तान ने तो दूसरे दर्जे की टीम को हरा दिया। अब ये सेम चीज यहाँ सामने आ रही है और
जाहिर है दुनिया के जितने बड़े प्लेयर्स हैं अब वो पैसे को और खास तौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क की जो लीग है उसको खेलने को ज्यादा तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि वहां से 1-1.5 महीने में हमें इतने पैसे मिल जाते हैं जो नेशनल ड्यूटी से शायद हम पूरे साल में नहीं कमा सकते हैं। ये है तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज, लेकिन टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज को और खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पर 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, मेरा ख्याल रमीज राजा साहब को आईसीसी में इस मामले को टेकअप करना चाहिए कि ठीक है आप जरूर खेलें आईपीएल, लेकिन नेशनल ड्यूटी जो है वो पहले होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया से कम हल्का फुल्का एहतजाज तो पाकिस्तान को करवाना चाहिए था। जब हम यहाँ से जेम्स फॉकनर जैसे बंदे को क्लीन चिट देकर उनकी तमाम तर लड़ाइयों बुराइयों और मारधाड़ से भरपूर इल्जामात के बाद क्लीन चिट देकर जहाज पर बिठा देते, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखना चाहिए था। ठीक है, अच्छा सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान के लिए नरम गोशा रखना चाहिए था। अब देखते हैं कि जो हमारा बोर्ड है वो इस हवाले से मजीद क्या इकदाम करता है। सर, अगर हम बात करें प्ले ऑफ्स के हवाले से, तो आज इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है सर, फिर अभी आप क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, क्या एनालिसिस है आपके? देखिए, जिस तरह अभी आपके पैकेज में चल रहा था कि दोनों टीमों के पास एक एक और मौका भी है आज के मैच के बाद, 1 और 2 के लिए ये दुनिया भर की लीग्स में है। लेकिन जो आज सबसे बड़ा सवाल है, जो मैं आज टीवी चैनल्स पर महकमे मौसमियात की फोरकास्ट देख रहा था, तो बारिश भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है आज लाहौर में। तो ऐसा ना हो कि रंग में भंग पड़ जाए और बारिश से ये पहला प्ले ऑफ जो है मुतासिर हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल अच्छा मैच होगा, कांटेदार मैच होगा। लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी से जिस तरह सुपर ओवर में मैच हारी है, लेकिन असल में ये अब वो जो था ना कि जी इस टीम में ये प्लेयर है, इसमें ये प्लेयर है, अब प्ले ऑफ जो है ये तो आसाब का खेल है। वही टीम जीतेगी जिसके आसाब मजबूत होंगे। शाहीन शाह अफरीदी पहली बार किसी भी लीग में कप्तानी कर रहे, बल्कि कप्तानी उन्होंने कभी केपीके की भी कप्तानी नहीं की। तो शाहीन शाह अफरीदी शायद पहला टाइटल जितवा दे लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि इस पीएसएल की 6 टीमों में वाहिद टीम है लाहौर कलंदर्स जिसने आज तक टाइटल नहीं जीता है। मोहम्मद रिजवान लास्ट ईयर उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवाया, लेकिन अगर इन टीमों का आप कॉम्बिनेशन देख लें, सबा और फैसल के, ये टीमें 5-6 प्लेयर्स पर रिलाय कर रही हैं। अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो मोहम्मद रिजवान और शान मसूद 400 रन दोनों ने बनाए हुए। बैटिंग में यही लोग डोमिनेट कर रहे हैं। खुशदिल शाह ने फिर थोड़ा सा सहारा दिया है। फिर इसी तरह बॉलिंग में जब हम आ जाएं तो वहां पर इमरान ताहिर 16 विकेटों के साथ लीड कर रहे हैं। 15 विकेटें खुशदिल शाह की हैं, 13 विकेटें शाहनवाज धानी की हैं। तो ये 5 प्लेयर हैं जिनके दरमियान इनकी परफॉर्मेंस पिछले जो इन्होंने 10 में से 9 मैच जीते, इन 5 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के दरमियान घूम रही है। इसी तरह जब लाहौर कलंदर्स को एक झटका लगा है कि राशिद खान जो उनके मेन बॉलर थे जिन्होंने 15 विकेटें ली हुई थी, वो नेशनल ड्यूटी पर अब बांग्लादेश में है, वो अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह फवाद अहमद ने ले ली है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने खुद 16 विकेटें ली हुई हैं। तकरीबन जो हाईएस्ट स्कोरर है 521 रन वो किए हैं फखर जमान ने। इसी तरह हारिस रऊफ ने आउट किए हुए, जमान खान ने आउट किए हैं। तो अच्छे कॉम्बिनेशन है, दोनों हैं तगड़ी टीमें। लेकिन अब देखते हैं कि कौन सी टीम मैदान मारती है। मुझे लग रहा है कि जो भी मैच जीते, लेकिन मैच आज तगड़ा होगा। अच्छा माजिद भाई, हम आज के मैच की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जहनों से वो सुपर ओवर नहीं जा रहा है और ना ही जा रही है वो शाहीन शाह अफरीदी की बेहतरीन कारकर्दगी। एक शाहीन को रेट ऑब्वियसली दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में शुमार उनको किया जा रहा था, लेकिन आपको पता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब हाथ में गेंद हो तो भी आपसे अच्छा एक्सपेक्ट किया जाता है, और उस गेंदबाज के हाथ में बल्ला आ जाए तो भी उससे कहा जाता है कि जनाब अली अब तो आपने पीछे नहीं हटना, क्योंकि अब तो इंग्लैंड जैसी टीम्स हो गई जिनको नंबर 1 वो इसीलिए या इंडिया इसीलिए है क्योंकि उनके पास लेट ऑर्डर हिटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी एज अ हिटर क्या ही ज़बरदस्त उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। मैं चाहूँगा कि उनके इस परफॉर्मेंस पर भी थोड़ी सी आप रोशनी डालें। देखिए, बहुत ब्लेसिंग है पाकिस्तान क्रिकेट की कि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर मौजूद था। लेकिन ये जो इजाफी खूबी जो 2 दिन पहले हमने पेशावर ज़ल्मी के मैच में देखी, शाहीन शाह अफरीदी को एक आध छक्का तो मारते हुए हमने देखा था, लेकिन एक ओवर में 3 छक्के 23 रन
और मैच को एकदम पलट देना। और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, पता नहीं आप तो फैसल सोशल मीडिया काफी फॉलो कर रहे होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी भी जज्बाती हो गए, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया उनकी परफॉर्मेंस पर। दुनिया भर से तो उनको प्रेज मिल रहा था, तो ये अच्छी चीज है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। लेकिन देखिए, जहां हम शाहिन शाह अफरीदी की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, उनकी बैटिंग की जो इजाफी खूबी हमें नजर आई, उन्होंने हारा हुआ मैच टाई करवा दिया, सुपर ओवर में चला गया। वहां हमें वहाब रियाज को भी क्रेडिट देना होगा कि 36-37 साल की उम्र में जबकि वो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में, तो वहाब रियाज ने सुपर ओवर में जिस तरह की बॉलिंग की है, मेरा ख्याल उसकी तारीफ ना करना ज्यादती होगी। वहाब रियाज शुरू में काफी स्ट्रगल कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी अगर कहीं आगे टूर्नामेंट में जाती है, लास्ट ईयर की भी फाइनलिस्ट है, तो वहाब रियाज की परफॉर्मेंस भी उनके लिए काफी मैटर करेगी। ठीक है। अच्छा माजिद भट्टी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाब रियाज भी अब कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि उमर अकमल हो गए, वहाब रियाज हो गए, क्या चांसेस हैं, कुड दे कम बैक? आई डोंट थिंक सो कि फौरी तौर पे ये लोग कम बैक कर सके, लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, हो सकता है कि बाज़ दफा एक आध कोई इंजरी हो जाए या कहीं वहाब रियाज की जरूरत पड़ जाए, लेकिन फौरी तौर पर तो उमर अकमल, वहाब रियाज, इनकी मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम में कहीं जरूरत पड़ जाए। लेकिन चूंकि वो अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि वहाब रियाज भी वो प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छी खासी तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेल रहे थे। वो जो हम शुरू में लीग्स की बात कर रहे थे, लीग्स खेलने के चक्कर में उन्होंने और मोहम्मद आमिर ने अपनी क्रिकेट तबाह कर दी। टेस्ट क्रिकेट, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की, जिसकी वजह से उनकी लीग क्रिकेट भी मुतासिर हो गई, पाकिस्तान की दीगर फॉर्मेट से भी वो बाहर हो गए, और फिर वकार यूनुस से भी उनका तनाजा रहा। तो मेरे ख्याल में मैंने जितनी दुनिया में फैसल और सबा क्रिकेट की कवर की, इस क्रिकेट में कामयाब है जो खेल पर फोकस कर रहे हैं। जिस तरह परसों हमने एक हारिस रऊफ का इंसिडेंट देखा, मेरे ख्याल में ग्राउंड में थप्पड़ मारना या इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बजाय अगर प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करें ना, तो प्लेयर्स का कैरियर भी प्रोलॉन्ग करता है और प्लेयर्स को लोग अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें ग्राउंड में करना मेरे ख्याल में प्लेयर्स के लिए कोई अच्छा जेस्चर नजर नहीं आता, क्योंकि यही हमारी यूथ के रोल मॉडल है। अगर रोल मॉडल ही इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर यूथ किस तरह उनसे इंस्पायर होगी। माजिद भाई, आपने ये जिक्र कर दिया तो अब इस पर भी थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाकया हुआ, अब इसके बाद इस पर कलंदर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, अंपायर्स ने भी उस वक्त सिर्फ तंबी करके छोड़ दिया। क्या ये इतना सॉफ्ट रिएक्शन आपको लगता है कि ये ठीक है, या फिर आप मजीद इस पर कुछ इक़दाम होने चाहिए थे? देखिए, मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो तो IPL में एक इंडियन बॉलर श्रीशांत को जब थप्पड़ पड़ा था, तो थप्पड़ मारने वाले को 11 मैचेस की पाबंदी लगी थी। तो मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसिप्लिन के मामले में थोड़ी सी सख्ती दिखाने की जरूरत है। हारिस रऊफ पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, हमारे हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी वो कैरियर के आगाज में अगर हम थोड़ा सा उनको टाइट कर देंगे तो आगे चलकर हो सकता है कि वो थोड़ा सा मोहतात हो जाए। लेकिन अगर शुरू में देखिए, कामरान गुलाम का ताल्लुक KPK से है, और आपको पता है कि हमारे पठान भाई जो है वो बहुत जज्बाती होते हैं। अगर खुदा न खास्ता सामने से भी वैसा रिएक्शन आ जाता, मैच टेलीविजन पर लाइव आ रहा था, तो ये क्या पिक्चर हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी लीग में क्या हो रहा है। तो क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सी सख्ती का मुजाहरा करना चाहिए था। चले आप बैन ना करें प्लेयर्स को, तो एटलीस्ट फाइन करना चाहिए था। थोड़ा सा तंबी भी सख्त अल्फाज में करने की जरूरत थी। इस तरह हल्की फुल्की तंबी या वार्निंग के साथ मेरा ख्याल में क्रिकेटर्स आगे चलकर मजीद तनाजात में मुलविस होंगे। चले माजिद भाई, ये तो हमने रैप अप कर दिया PSL को। मैं चाहूँगा कि आखिर में ज़रा एक बार फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की बात करते जाएँ। ठीक है, चीज़ें जो उससे जुड़ी थी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से जो अच्छी नहीं थी उसने डिस्कस की, लेकिन ये सीरीज़ जो है ये एक गेटवे साबित हो सकती है पाकिस्तान में मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी की। ऑल्दो कि ठीक है प्लेयर्स नहीं आ रहे, बट स्टिल जो आ रहे हैं वो भी बड़े ही तगड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। तो पिछले साल 2021 बड़ा ज़बरदस्त रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जीतते रहे हम,
क्रिकेट भी वापस आई, उसके बावजूद कि जब न्यूजीलैंड और बाकी टीम्स ने मना कर दिया उनकी अपनी वजूहात की बिना पे, इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। साल 2022 ऑस्ट्रेलिया की सीरीज एक बेहतरीन गेटवे होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्या कहेंगे? डेफिनेटली फैसल के अगर अल्लाह करे कि खैर खैरियत से सीरीज मुकम्मल हो जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गेटवे साबित होगी ये सीरीज। उसकी एक वजह यह है कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है। उसके अलावा जो दूसरा इसका पहलू है कि इसी 2022 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान आना है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है। तो दुनिया की जो दूसरी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम जाहिर है दुनिया की वन ऑफ द टॉप टीम्स शुमार होती है। कहते हैं कि ये टीम इस टीम के खिलाफ जो परफॉर्म कर दे फिर दुनिया में वो प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आ रही है, तो ऑस्ट्रेलिया को हमें किसी भी तरह हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनली आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देखें, प्रोफेशनली बहुत ज्यादा साउंड होते हैं। एशियन कंडीशंस में एशियन टीमों को अगर किसी टीम से खतरा रहता है और टफ टाइम देती है, इवन इंडिया में भी आप देखें ऑस्ट्रेलिया का बुरा रिकॉर्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कई बार इंडिया में जाकर अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लिहाजा हमें ऑस्ट्रेलिया को कतई हल्का नहीं लेना चाहिए। और टेस्ट मैच की तो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ आ रही है। व्हाइट बॉल में उनके 4-5 प्लेयर्स नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच में फुल टीम है। लेकिन इस सीरीज को थोड़ा सा पीएसएल से भी मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि कराची किंग्स जिस तरह 10 में से 9 मैचेस हारी है और जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस में हमें थोड़ा सा झोल नजर आया है, ऐसा तो नहीं कि बाबर आजम के बैक ऑफ द माइंड में ये पीएसएल की परफॉर्मेंस भी चल रही हो। अगर ये देखिए टीम मैनेजमेंट को और कोचेस को अब बाबर आजम को भी नॉर्मल करके ग्राउंड में उतारना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्मेंस कहीं बाबर आजम के जहन में हुई तो बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी स्ट्रगल ना कर रहे हो, फिर अगर कप्तान स्ट्रगल कर रहा होगा तो पाकिस्तान टीम पर भी असर पड़ेगा। उम्मीद ये है कि ये जो टर्मोइल था, बाबर आजम का जो क्राइसिस टाइम था, ये जल्दी निकल आएगा। और ज़बरदस्त ये पॉइंट रेस किया है। और ऑल्दो के पीएसएल का जो भी रिजल्ट हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाबर आजम इज़ आवर हीरो। और यही उम्मीद करते हैं कि जब ये ख़त्म हो जाएगा पीएसएल और जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रहे होंगे तो हम वही पुराना बाबर बल्कि न्यू एंड इम्प्रूव्ड बाबर देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। माजिद भट्टी साहब मौजूद थे और पीएसएल और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर हमने बात की। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी और आसिफ जरदारी की नाअहली की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि सियासी जमातें अपने तनाज़ात अदालतों से बाहर निपटाएं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। देखिए, आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी के लिए को नायल करार देने की अलग अलग दरखास्तें थी, जिन पर समाअत हुई और अदालत ने दोनों दरखास्तें खारिज कर दी और ये करार दिया है कि सियासी जमातें जो है वो अपने तनाज़ात अदालतों से बाहर ही हल करें। अदालतों में ऐसे तनाज़ात लाना अवाम के मफाद में नहीं है। और ये रिमार्क की दी है चीफ जस्टिस सदर मिनल्ला ने कि अगर 2 लाख अफराद किसी को मुंतखब करते हैं तो एक गैर मुंतखब जज उसे नाअहल क्यों करार दे। पहले ही सियासी जमातें जो है वो अपने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग टीमें रखती हैं और जब अपने तनाज़ात अदालत में लाती हैं, अदालत किसी एक के खिलाफ फैसला दे तो वो जाके ट्रोलिंग शुरू कर देता है। बेहतर होगा कि अदालतों से बाहर ही इन मामलों को निपटाया जाए। तफसीली फैसला अदालत ने यह करार दिया है कि बाद में जारी किया जाएगा। और साथ ये भी कहा है कि जो हमारी अदालतों की रेटिंग 139वें नंबर पर आई है, इसमें सिर्फ अदालतों का कसूर नहीं, ये पूरे गवर्नेंस सिस्टम की खामी है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो बेहतर होगा कि सियासी जमातें एक नए अज़म का मुजाहरा करें और अदालतों से बाहर अपने मामलों को निपटाएं। के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले इंतबाह ये कि अल्लाह ताला ने हम सबको जिस हाल में और जिस रंगत में बनाया है वो सबसे अपनी बेहतरीन क्रिएशन बनाई है। ये सिर्फ हमारी अपनी ही जहनियत है कि हम किसी रंग को फ़ौक़ियत देते हैं और किसी को बहुत बुरा समझते हैं। हर कोई आजकल जो है वो उसको एक कॉम्प्लेक्स है कि उसे चट्टा होना है। हर कोई आजकल गोरा होना चाहता है। रंग सांवला, गंदुमी या काला होने पर एहसास कमतरी का शिकार होता नहीं है, करवाया जाता है। अब ऐसे में हमारी एंकर सबा शेख कई बार उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की उनसे कि भाई आप क्या समझते हैं इस हवाले से। तो पहले सुनते हैं फिर इस पर बात करेंगे। लड़का हो लड़की हो, वो इस दौड़ में लगा हुआ है कि गोरा हो जाए, खूबसूरत हो जाए, आप क्या कहें? दिल गोरा होना चाहिए। तो रंगत कितनी मैटर? वैसे तो खैर बहुत करती है। आप काले हैं या गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या समझती हैं?
वेल मैं तो खुद बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गोरी हो जाऊँ, और उस टेंशन में मैं और ज़्यादा काली हो जाती हूँ। हमने देखा है कि आजकल लड़कों में बड़ा क्रेज है, गोरे होने का बड़ा शौक है, क्या कहेंगे आप? अट्रैक्शन के लिए लोग इस तरह के ऑल फॉल फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं। लड़के भी बड़े आजकल इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं गोरे होने, ऐसा ट्रेंड है ये, सब गोरे होने के लिए लगे हैं। कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं और प्रोसीजर्स करवाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? हर बंदे की अपनी मर्जी है, अपनी अपनी चॉइस है। वैसे भी मर्द अगर हज़ार जो हैं वो थोड़े से टैन हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर कोई गोरा है या काला है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, गोरा हो या काला हो, कोई भी हो, दिल वाला होना चाहिए। क्या वाकई रंगत मैटर करती है? अगर कोई काला है तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। लड़के भी आजकल जो हैं वो क्रीम्स लगा के और इंजेक्शंस लगा के गोरे हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हर बंदा चाहता है वो खूबसूरत दिखे, लड़का है या लड़की है। रंगत के पीछे भाग रहे हैं, लड़के हो लड़कियां हो, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, गोरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अपने आप पे एतमाद नहीं है, इसलिए वो परेशान है कि हम गोरे होंगे तो ही हमें लोग पसंद करेंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भाई काले जो है ना वो दिल वाले होते हैं, गोरे बेवफा होते हैं। आई डोंट नो, रंगत कितनी मैटर करती है? नहीं, मेरे नज़दीक रंग का कोई ताल्लुक नहीं है, अखलाक इंसान का सबसे बेहतर चीज़ है। 3 प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, इतने लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं, क्या कहेंगे? तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं इस्तेमाल करें। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कहना है, और कई बार लोग ये तो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में वो ये कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बुरा है। लेकिन अब इस सब का सोशल इम्पैक्ट क्या है और इस सब का हेल्थ इम्पैक्ट भी कितना ज़्यादा एडवर्स होता है, इस पर बात करने के लिए हमने मधु किया डॉक्टर शोएब यूसुफी जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। तो इसके सोशल इम्पैक्ट पे तो हम बात करते ही हैं, सबसे पहले यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसे कि सबा भी गई बार और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि जी ख़वातीन नहीं, अब तो ये मर्द हज़रात भी ये कर रहे हैं कि जी मैं गोरा हो जाऊँ। ये क्या हमारे जहन में ये कॉम्प्लेक्स है? हमने गोरे रंग को या गोरा तो हटा दें, फेयर कॉम्प्लेक्शन को हमने तरक्की की ज़मानत करार दिया हुआ। बस आपने जैसे इंटरव्यू में बोला था बिल्कुल सही है कि असल में ये हमारी माइंडसेट है इस टाइप का हो गया। असल में मैं इसके लिए एक अगर बैकग्राउंड देखूँ ना तो हमारा वो जो एक सदियों का जो गुलामी है ना उसका ये सारा इम्पैक्ट है, जिसमें भी हमें निकलने में भी शायद सदियाँ लगेंगी। मैं अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ कि रंग जो होता है ना वो आपके अल्लाह ताला ने आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से दिया हुआ है, और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो बेस्ट यानी कि जिसको सांवला या हल्का गंदुमी रंग कहते हैं वो बेस्ट कलर होता है वैसे। लेकिन हमारे यहाँ सोशल टैबूज बहुत हैं, जैसे भी आपने सारा अपना देखा भी अपने इसमें पूरा कि हमारे यहाँ सोशल इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा है, चाहे लड़का हो लड़की, हर कोई चाहता है कि जनाब वो उसका रंग जो होता है ना फेयर साइड पे जाए। तो ये सोशल एस्पेक्ट्स इसमें ज़्यादा आते हैं। जैसे हमारे पास बच्चियाँ आती हैं तो उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू उनकी शादी होता है, जिसके लिए वो चाहती हैं कि जनाब जो भी लड़का आता है देखता कहता है लड़की का रंग सही नहीं है। तो इसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं इन चीज़ों की तरफ, और इसके मेडिसिन के हिसाब से इफ़ेक्ट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है पेशेंट्स के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने भी लोग आपके पास आते हैं, आपसे कंसर्न करते हैं और आपको पूछते हैं स्किन से रिलेटेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बताइएगा कि सबसे ज़्यादा उनकी क्या कंप्लेन होती है स्किन को लेकर? उनको अपनी स्किन में जो है वो किस चीज़ के ऊपर बात करनी होती है? क्या उनको अपनी स्किन की जो है स्मूथनेस के ऊपर बात करनी होती है, या जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं उनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए? बेसिकली जो मेजॉरिटी आती है ना हमारे पास, जैसे वो उसमें ईयर्स भी काउंट कर रहे होते हैं कि किस एज ग्रुप में पेशेंट आ रहा है हमारे पास। तो टीन एज ईयर्स वालों का सबसे बड़ा मसला पिंपल्स होता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्शन होता है। थर्ड वन इज़ हेयर फॉल। हेयर फॉल तो हर 90% कहता है मेरा हेयर फॉल हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये मेजर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे मेजर 3 कॉमन कंप्लेंट्स जो होती हैं वही होती हैं। तो इसमें जैसे आपका टॉपिक है फेयरनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा फालतू में लोग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। आपको उनके एडवर्स इफेक्ट्स बताऊँ, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ बहुत ही अनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा सिवियर मार्केटिंग की जाती है, जो मर्क्यूरी बेस्ड होती हैं। और मर्क्यूरी एक ऐसा समझ लें कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन डीप जाकर सेटल हो जाता है और फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स डे बाय डे आपको पता चलते हैं। जब वो आप लगाना छोड़ते हैं ना, वो रंग काट है, सिंपल सी बात। जितनी भी ये फॉर्मूला क्रीम्स मिल रही होती हैं वो आपके रंग को एक तरह से रंग काट का काम कर रहे होते हैं। जब आप लगाना छोड़ते हैं तो फिर वही जो है आपकी स्किन जो होती है और ज़्यादा बुरी होने लगती है, डीप उसके अंदर पिगमेंटेशंस आने लगती हैं, फेशियल हेयर्स फीमेल्स में बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। फिर जो हमारी जो फाइन वेन्स होती हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं।
जिनको ब्रोकन वेन्स या स्पाइडर वेन्स कहते हैं, वो फेस पे नजर आने लगती है, हैंड्स पे नजर आने लगती हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन फॉर्मूला क्रीम्स को यूज़ किया होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो आपने इन क्रीम्स के हवाले से बात की, अब चेंजेस ये हुए हैं कि प्रोसीजर्स लोग करवाने लगे हैं। बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग है या दीगर प्रोसीजर्स हैं, और उसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि नहीं ये सेफ़ हैं, इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। तो थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है और ये प्रोसीजर्स आते जा रहे हैं, तो उस हवाले से ये कितने रिलायबल हैं, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और ये करवाने भी चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए माइक्रो नीडलिंग में हम सीरम्स यूज़ करते हैं जो बड़े इफेक्टिव सीरम्स होते हैं। कुछ मल्टी विटामिन बेस्ड सीरम्स होते हैं, नियासिनामाइड्स बेस्ड होते हैं, और उसमें ऐसी मेडिसिन होती हैं जो सेफेस्ट मेडिसिन होती हैं, और ये देखिए वो टॉपिकल अप्लाई की जा रही होती है डर्मा पेन के थ्रू या दूसरे प्रोसीजर्स के साथ हम उसको मिक्सअप करके लगा रहे होते हैं, तो वो सेफेस्ट होती है। उनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर ह्यूमन हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन दे रहा है, उसकी एक्सपर्टीज कितनी है उसको देने में। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि मैन बिहाइंड द मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मशीन्स तो बहुत अवेलेबल है, ठीक है ना, जो उसको देने वाला है उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है और वो स्किन टोन को समझ के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा। सही जी। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि भाई कौन आपको ट्रीट कर रहा है, किससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये भी कितना ज़रूरी होता है कि अगर आप स्किन से रिलेटेड जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो आपको एक अच्छा डॉक्टर मिले जो कि आपको स्किन को बेहतर करने के लिए सजेशन दे, ना कि वो मजीद आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं हर पेशेंट को ये समझाता हूँ कि देखिए आप अपने नियर बाय एरिया में आप उस डॉक्टर के पास जाएँ जो MBBS, एक MBBS होना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ तो इसको समझा ही नहीं जाता कि आप जाएं प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, उससे जाके पहले तो कंसल्ट करें। देखिए ये दुनिया भर में इसको प्राइमरी केयर बोला जाता है, उसके बाद फिर आगे जाके ये स्पेशलिटी की तरफ जाती है चीज़ें। तो हमारे यहाँ जो GPs हैं, पहले तो हम ये कहते हैं कि उनके पास आपको जाके जाना चाहिए, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे फ़ॉरेन सैलून्स में चले जाते हैं, किसी हर्बलिस्ट के पास चले जाते हैं, बड़ा कॉमन है। ये माशाल्लाह आप लोगों का जब से ये मॉर्निंग शोज स्टार्ट हुए तो इसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस भी बहुत अच्छी आई है और उसके नुकसान भी बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये आपने सैलून की बात की है, तो मुझे थोड़ा सा ये डिफरेंस बताइएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं उसका रुख कर रहे हैं rather than कि आप किसी ब्यूटी पार्लर जाएं। तो ये क्या डिफरेंस है, ये क्या एक बिग चेंज है, और ये क्या? देखिए एस्थेटिक्स अब इतना दुनिया भर में एस्थेटिक फिजिशियंस कहलाते हैं डॉक्टर जो काम कर रहे होते हैं। हम अपने आप को एस्थेटिक फिजिशियंस कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपसे आपकी एस्थेटिक से रिलेटेड यानी कि आपकी ब्यूटी से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो एक सेटअप में दी जा रही होती हैं। जैसे अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो स्किन डिजीज़ को भी डील कर रहा होता है, वो एस्थेटिक्स को भी डील कर रहा होता है, और एक स्पेशलिटी बनती, बल्कि सब स्पेशलिटी बनती जा रही है जिसको एस्थेटिक क्लिनिक्स कहा जाता है या मेडी स्पास कहा जाता है दुनिया भर में। अच्छा। तो यानी कि ये फ़र्क है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि एस्थेटिक्स जो है इट्स नॉट कि आप कुछ अलग से बना रहे हैं, एस्थेटिक्स इज जस्ट इम्प्रूविंग योर नेचुरल। एग्जैक्टली। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताते जाएं कि जैसे ये तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लोगों को ये शऊर देते जाएं कि भाईजान बजाय ये सारी चीज़ें और अप्लाई करने के, अगर आप अपनी डाइट या न्यूट्रिशन थोड़ी सी अच्छी रखें, अगर आप और छोड़े डाइट और न्यूट्रिशन, पानी अगर आप उसका इंटेक अगर अच्छा कर लें तो गुर्दे से लेके स्किन तक सब अच्छा हो जाएगा। आप यकीन करें कि मेरे पास जो पेशेंट आता है उसको जो पहली मैं जो प्रायोरिटी बताता हूँ वो बताता हूँ कि आपकी बेसिक स्किन केयर क्या होनी चाहिए। मैं मुंह धोना सिखाता हूँ, सिंपल से वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप जो 2-3 स्प्लैशेस मारते हैं पानी से, उससे आपका डीप पोर क्लिनजिंग नहीं होती। 10-15 स्प्लैशेस आपने पानी के दिन में 5 बार मारने हैं, विदाउट एनी सोप, विदाउट एनी फेस वॉश। आप सिंपल केयर पे जाइए। वाटर इनटेक 8 to 10 ग्लासेस रखिए। फ्रूट, सैलेड्स एंड दही इज ए प्रोबायोटिक, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। इनको अपनी डाइट के अंदर लेकर आए। क्लिनजिंग के लिए मैं बड़े सिंपल सा जो वाइटनिंग फेयरनेस चाहते हैं, मैं कहता हूँ ठंडा दूध लें, मिल्क क्लिनजर के तौर पे यूज़ करें। वो हम सुनते हैं ना क्लियोपेट्रा बात लेती थी, तो एक्चुअली इसमें लैक्टिक एसिड होता है और वो आपको मिल्क क्लिनजिंग करता है। जो मिल्क क्लिनजर्स भी आजकल आप सुनते हैं मार्केट में अवेलेबल है। दिस इज़ द वे कि हम बहुत अच्छा नॉर्मली इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो जनाब अली, बात यह है कि ये जो 8 to, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, जो 8 से 10 ग्लास है, तो ये 8 से 10 ग्लास का पहला ग्लास मेरा हो गया है। हाँ। और ये उम्मीद और यकीन है कि ये कि पहला नहीं होगा बल्कि 8 से 10 या उससे भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज हम कभी कभी सोचते हैं कि जी हम ये कर ले वो कर ले, लेकिन कभी कभी ये और वो करने में जो हम बेसिक चीज़ है वो करना भूल जाते हैं, जो कि बड़ा नुकसानदेह होती है। बिल्कुल, अपनी डाइट जो है उसको प्रॉपर रखें, वाटर इनटेक बेहतर रखें, तो सारे स्किन के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और हमारा भी यहाँ पर एक इशू आ गया है, ब्रेक का इशू, तो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर।
वेलकम बैक। लाहौर में सड़कों पर होने वाले हादसात और शहर में होने वाली जराइम की बढ़ती हुई वारदातें जिसे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन अब इसी प्रोजेक्ट को बेहतर और फूल प्रूफ बनाने के लिए इसे स्मार्ट सिटी का नाम देकर जदीद कैमराज और मॉनिटरिंग के जदीद आलात से मुंसलिक किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट किस तरह काम करेगा, हम बात करते हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नाज़रीन को वक्त देने के लिए। बताइएगा किस तरीके से तमाम तर प्रोजेक्ट को बेहतर कर रहे हैं और बेहतर होने के बाद क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इस सिस्टम से? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। बुनियादी तौर पे देखें, शहरों को महफूज करने के लिए सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट आया और दुनिया भर में जो बड़े शहर थे वहाँ पे ये सेफ सिटी कायम किए गए। लेकिन चूँकि सेफ सिटी लगाने के लिए आपको भरपूर किस्म की एक टेक्नोलॉजी के सहारा लेना पड़ता है और पूरे शहर में जहाँ पे सेफ सिटी कायम किया जाता है एक जाल बिछाया जाता है टेक्नोलॉजी का। तो दुनिया भर में ये मॉडल देखा गया कि सेफ सिटी को ही आगे नए जो जिद्दत आई उसके अंदर उसको सेफ सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया गया और आइंदा ये तय पाया है कि जहाँ जहाँ भी सेफ सिटी के लिए प्लानिंग है बेसिकली वो स्मार्ट सिटी ही बनाया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर सेफ सिटी एक कंपोनेंट आ जाता है उसी तरह भी। उसके अलावा स्मार्ट सिटी के अंदर आपकी स्मार्ट मोबिलिटी है, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट है, स्मार्ट एनवायरनमेंट है, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है, स्मार्ट आप जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वेस्ट पेन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो सिविल एमिनिस्ट्रीज़ शहर के अंदर हो रही हैं या ई गवर्नेंस के हवाले से रिक्वायर्ड होती हैं, उन सारों को इस टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक करके जो आप बुनियादी तौर पे सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लगा रहे हैं तो मज़ीद पैसे खर्च किए बगैर कुछ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे कि बजाय कि आप सिर्फ एक स्मार्ट कंपोनेंट्स के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, सिक्योरिटी के लिए जहाँ सेटअप लग रहा है उसको सिक्योरिटी के साथ साथ स्मार्ट कर दिया जाए, ताकि आप सिक्योरिटी तो अचीव कर ही रहे हैं शहर की, शहर में लोगों के लिए सेफ्टी किस लिए कर रहे हैं कि आप लोगों को जानो माल महफूज करें ताकि वो अपनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकें, सोशल एक्टिविटीज़ कर सकें, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को फ्रीली कर सकें। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो उसमें बहुत सारी और रुकावटें भी आ सकती हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट सही हो, ट्रैफिक कंजेशंस ना मिले उनको, उनकी मोबिलिटी सही हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए सड़कों के ऊपर या बाहर शाहराओं में, पार्कों में, एंटरटेनमेंट में, मॉल्स में, हर जगह पे उनसे भी मुस्तफ़ीद हो सके। तो इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इस पर सेंसर्स लगा के इसको हम इसी जहाँ जहाँ पूरे शहर में, जैसे लाहौर में हमने तकरीबन 2000 किलोमीटर हमारा फाइबर डेडिकेटेड फाइबर हमने केबल ले की हुई है अपनी, उस कम्युनिकेशन लेयर है हमारा पूरा, हमारे अपना टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें 101 टावर है लाहौर शहर के अंदर, जिसके ज़रिए हमारा अपना टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कमर्शियल टेलकोस चला रही हैं बिल्कुल उस तरह चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों के साथ हम इसको मुंसलिक कर दें, जैसे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में हम कर रहे हैं कि पहले हम इसको देख लें, दुनिया भर के शहरों में तो ये बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट हो चुका है और बड़ा सक्सेसफुली चल भी रहा है। तो हम अपने शहर में इसको देखें और इसमें जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, जिन लोगों का ताउन चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमें वो चीज़ें हैं, तो एक पायलट के तौर पर हम इसको लाहौर में पहले देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसको सक्सेसफुल करके तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके और इसमें से जो लेसन्स लर्न होंगे तो फिर इसको पूरे लाहौर में रोल आउट हम करने का प्लान कर रहे हैं, ताकि पूरे लाहौर के अंदर ये चीज़ें शहरियों को सहूलतें हासिल हो सकें। अच्छा सर, जिस तरह से आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, दीगर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो सर जो मेन शाहराहें हैं, ये जो कैमराज हैं वहाँ पर नस्ब होंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर वारदातें जो हैं वो स्ट्रीट्स में होती हैं, तो इनसाइड स्ट्रीट्स और ऐसी जगहों पर जहाँ पर ये वारदातें होती हैं या उनका ख़तरा होता है उसको भी कवर करेंगे? जी वो देखें, वो सेफ सिटी कंपोनेंट है। स्मार्ट में तो मैंने इतना आपको, जैसे स्मार्ट वेस्ट पेन्स होंगी, स्मार्ट लाइट्स होंगी, एनवायरनमेंट होगी, ट्रैफिक मैनेजमेंट स्मार्ट चल रही होगी, पार्किंग स्मार्ट होगी। जो कैमरों का ताल्लुक है प्राइमरीली वो इन जगहों पे भी सपोर्ट करेगा। अभी भी हम कर रहे हैं कि हम सारी जो लाहौर की वेस्ट बिन जहाँ जहाँ हमारे कैमरे पड़े हुए हैं, वेस्ट बिन्स को चेक कर रहे हैं, इवन स्ट्रीट लाइट्स को भी कैमरों की मदद से देख के हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। कोई गटर के ढकने खुले हुए हैं, इंक्रोचमेंट हो रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, जो भी इस कैमरों की मदद से हमें सड़कों पर नज़र चीज़ आती है वो मुतलका डिपार्टमेंट्स को डेली बेसिस के बाद साथ सबूत के साथ, तस्वीरों के साथ उनको हम ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कैमरों का ताल्लुक है, गली मोहल्लों में जाके वो दुनिया भर में मॉडल यही है कि कुछ कैमरे हुकूमत लगाती है। मैं आपको लंदन की मिसाल देता हूँ, जिसको फाउंडर ऑफ सेफ सिटीज़ कहा जाता है, जो अर्ली 80s से वहाँ पे कैमरे लगाए जा रहे हैं और एक वक्त था जहाँ सिर्फ लंदन के कैमरे जो हैं वो पूरे यूरोप से ज़्यादा थे। वहाँ पे भी 7.25 लाख कैमरों में से सिर्फ 23,000 कैमरे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, बाकी सारे प्राइवेट कैमरास को कनेक्ट किया गया है। हम भी इसी बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे फंडिंग दी है, गवर्नमेंट भी एक्सपेंशन के लिए पैसे हमें दे रही है, लेकिन साइड बाय साइड हमने LDA के जरिए जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं लाहौर की,
उनसे रब्ता किया है, उनसे मीटिंग्स हो रही हैं, उनसे कोलैबोरेशन हो रहा है और उनके कैमरों को अपने साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा लाहौर में लाहौर पुलिस की मदद से हमने एक एप्लीकेशन बना के दी है लाहौर पुलिस को और बाकायदा उस पर उनके लोगों की ट्रेनिंग की है कि वो उसके ज़रिए गली मोहल्लों में फिर के वो कैमरे जो बेकरियों पे, फार्मेसीज पे, दुकानों पे, कुछ घरों के बाहर, कुछ प्लाजास के बाहर, किसी पार्किंग के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, हर थाने का हर बीट अफसर जो है, हर थाना एक डिवाइडेड होता है, 4, 5, 6, 7 बीट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पुलिस स्टेशन बीट्स में होता है और हर बीट के ऊपर एक पुलिस अफसर मुकर्रर होता है। वो अपने अपनी बीट में जाके वो सारा उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में फीड कर रहे हैं और वो सारा हम मैप कर रहे हैं उसके ऊपर GIS मैप के ऊपर और हमें यहीं से बैठे हुए पता लग जाएगा। अभी भी लाहौर में जितने बड़े वाकयात हुए हैं और सेफ सिटी की मदद से उनको ट्रेस किया गया, उसमें ऐसे ही हुआ है कि कहीं पे सेफ सिटी के कैमरों से मदद मिली, कहीं पे वो प्राइवेट कैमरे आ गए, फिर सेफ सिटी के कैमरे आ गए, लेकिन उसमें होता ये था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बाकायदा सड़कों में जाके गर्दन उठा के ढूंढना पड़ता था। तो अब वो यहीं पे बैठे बैठे फेज़ 1 में हम ये कर रहे हैं, पहले उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको मैप कर रहे हैं, हमें यहीं से पता होगा किस गली मोहल्ले में कौन सा कैमरा किस व्यू पे है, बाकायदा उसकी तस्वीरों के साथ कौन ओनर है, उसका नंबर क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स क्या है, कैमरे की कैपेसिटी कितनी, कितने कैमरे लगे हुए हैं, कितने दिनों की स्टोरेज उसके पास है, नाइट को वो कर सकता है नहीं कर सकता, बैकअप में उसके पास अगर आउटेजेस हो जाएं, लाइट चली जाए तो वो बैकअप उसके पास है नहीं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ लाहौर की हमारे पास होगी। फेज़ 2 में हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जाएं, क्योंकि ये प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट कैमरे हैं, इसमें कोई कानून साजी की जाए जिसके तहत इनको पाबंद किया जाए, जो दुनिया भर में बड़े शहरों में मॉडल है कि ये इनको हमारे साथ सेफ सिटी के साथ कनेक्ट किया जा सके। इस तरीके से हम गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग भी नहीं करेंगे और कम खर्चे के ऊपर हम पूरे शहर को सेफ सिटी के दायरे कार में ले आएंगे। यही मॉडल दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान खान साहब, CEO सेफ हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन बढ़ती दुनिया जिस तरह मॉडर्न होती जा रही है वैसे ही हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मामलात हैं वो भी उसी तरह मॉडर्न होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह मॉडर्न होने चाहिए और शहरों को महफूज बनाना भी हम सब की और हमारी हुकूमत की और तमाम तर लोगों की जिम्मेदारी है। तो आज के शो का जो टाइम है वो एंड अप हो गया है। कल फिर आएंगे आपके सामने टॉप स्टोरीज लेकर, सो ऐसे ही पसंद करते रहिए, फॉलो करते रहिए नया दिन।